हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव मेंशुरेशन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं थ्री डी की। थ्री डी की अगली 3 या 4 क्लासेस में पहले मैं आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। और फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। तो थ्री डी में क्योंकि क्वेश्चंस मिक्स होकर आते हैं, अकेला अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मान लो क्यूब पढ़ाऊंगा, तो क्यूब में क्यूबॉइड की चीजें भी मिक्स होंगी। और क्यूब में स्फेयर के क्वेश्चंस भी वो डालता है। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चंस मिक्स होकर आते हैं, कोई बहुत ज्यादा थ्योरी आपके पास है नहीं, आप लोग जरूर उसको याद कर सकते हो। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं। अगले 3 4 दिन में मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत डीप से आप लोगों को थ्योरी पढ़ाता हूं। और उसके बाद उस पर बेस्ड में क्वेश्चंस आपको करवाना शुरू करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी पहली क्लास थ्री डी की, जिसमें मैं आज की क्लास में आपको 2 पॉइंट पढ़ाने वाला हूं। एक मैं पढ़ाऊंगा क्यूब के बारे में और दूसरा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्यूबॉइड के बारे में। एक हम लोग क्यूब पढ़ रहे हैं और दूसरा हम लोग क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं। एक हम लोग पढ़ रहे हैं घन के बारे में और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं घनाभ के बारे में। घन और घनाभ पेज नंबर 1 पेज में आप लोगों के लिए डाल देता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेरा जो यूट्यूब अपने पास, इसके अलावा जो अपने पास टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सअप चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उसमें मैं आप लोगों के लिए चीजें अपलोड करता रहता हूं। तो पेज नंबर डाल देता हूं ताकि कोई पेज अगर अपलोड करते टाइम आगे पीछे हो जाए तो वो भी आप लोगों को अच्छे से उसको समझ पाओ आप लोग। क्यूब ऐसी कोई भी अपने पास आकृति, क्यूब जो है अपने पास कोई भी आकृति जिसके अपने पास यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। जैसे जिस भी रूम में आप लोग रह रहे हो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर बराबर है तो उस आकृति को हम लोग क्यूब बोलते हैं। और यहाँ पर थ्री डी में अब एक हाइट भी अपने पास आ जाएगी। टू डी में जब हम लोग काम कर रहे थे तो दो ही चीजें अपने पास आ रही थी, एक अपने पास लंबाई थी, एक अपने पास चौड़ाई थी। लंबाई चौड़ाई अलग अलग भी हो सकती है, बराबर भी हो सकते हैं, कैसे भी वो हो सकता है। लेकिन अब अपने पास हाइट और आ जाएगी। जैसे आपका ओनली फर्श की अगर मैं बात करूं आपके कमरे की तो वो टू डी है, और साथ अगर हाइट की बात करना शुरू कर दूं तो वो अपने पास थ्री डी है। थ्री डायमेंशन में हम लोग सोच रहे हैं, याद रखिए। तो अपने पास यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें, ये देखिए आप लोग यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट की अगर हम लोग बात करें, एक अपने पास एल है, एक अपने पास बी है और एक अपने पास एच है। एल बी और एच तीनों अगर अलग अलग अपने पास हुए तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड, या हम लोग बोलेंगे घनाभ। याद रखिए इसमें अपने पास सारे के सारे जो फेस होते हैं, इसमें 6 फेस होंगे। अपने पास एक तो आगे की तरफ होगा, एक पीछे की तरफ होगा, ऊपर और नीचे होगा, दोनों साइड में भी अपने पास होते हैं। तो टोटल 6 फेस होते हैं और प्रत्येक जो फेस होता है वो एक स्क्वायर जैसा है। इसका प्रत्येक जो फेस है वो एक स्क्वायर जैसा अपने पास है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका फेस, प्रत्येक फेस अगर एक स्क्वायर जैसा अगर अपने पास है, इस चीज का मतलब है कि अपने पास इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है, टोटल सरफेस एरिया अगर कभी भी निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ध्यान रखना इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो अपने पास, क्योंकि 6 फेस होते हैं, एक का एरिया ए स्क्वायर है और 6 फेस अगर होंगे तो वो अपने पास होगा 6a²। हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर कभी भी नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो हमेशा याद रखना इसके आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। किसी भी आकृति का वॉल्यूम क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये चीज आप लोग याद रखिए। यदि कभी भी ऊपर और नीचे अगर दो बेस सेम है, अगर कभी भी
ऊपर और नीचे अगर दो बेस सेम है तो हमेशा आप लोग याद रखिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला किसी भी 3D की आकृति में वॉल्यूम एक नया नाम आया है, आयतन एक नया नाम आया है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। जब भी नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो वॉल्यूम या आयतन का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा, आधार का क्षेत्रफल कितना है ए स्क्वायर, और ऊंचाई भी कितनी है ए, आधार एक स्क्वायर जैसा है ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये कितना आ गया ए क्यूब, ये अपने पास आ गया। अगर कभी भी लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, यहां पर दो चीजें लिखता है, कभी कभार तो उस चीज को बोलता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया, या ये भी बोल सकता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जब कभी भी पार्श्व लेटरल सरफेस एरिया की बात करें या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, इसका मतलब आपको छत और फर्श हटानी है। कभी भी लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना एलएसए या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो अपने पास होता है वो हमेशा और हमेशा क्या करोगे आप लोग, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो अपने पास जो होगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है अपने पास चार साइड है तो 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि बेस और छत को आपको हटा देना है। टोटल 6 होते हैं, छत और बेस को हटा दोगे तो 4 बचेंगे, ये अपने पास है। और इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, इसके विकर्ण का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होगा √3 इंटू अपने पास साइड। ये 4 फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखना। बाकी आगे चीजें तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये 4 फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना। इसका अपने पास डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो √3 इंटू साइड होता है। बात है कि सर डायगोनल होता क्या है यहां से, और यही फॉर्मूला क्यों होता है, तो मुझे बताओ फर्श एक स्क्वायर जैसा है तो फर्श का डायगोनल कितना होगा, तो आप कहोगे सर √2a होगा। और कमरे के डायगोनल की अगर बात कर रहा है तो फिर यहां से यहां तक की ये बात कर रहा है, तो अपने पास ये जो है ये √2a है, और ये जो है ये a है, तो √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास a स्क्वायर। दोनों को मिलाकर क्या अपने पास 3a स्क्वायर हो गया है क्या, और 3a स्क्वायर का मतलब ये अपने पास बन गया √3a, ये अपने पास आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से ठीक से इस बात को समझ पा रहे होंगे। पहली बात, ये अपने पास इसके फॉर्मूले हैं जो कॉमन, आगे मैं बेसिक तो बहुत समझाऊंगा, लेकिन ये कॉमन फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को कम से कम सबसे पहले ये तो याद होने ही चाहिए प्रत्येक बच्चे को। यहां पर इसके अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो याद रखिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो मुझे बताइए कि अपने पास फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वही छत का होगा क्या, और फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा L इंटू बी। L इंटू बी 2 बार आएगा या 1 बार आएगा, तो आप कहोगे सर 2 बार आएगा, क्योंकि जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही टॉप का होगा। इधर वाली दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा B इंटू एच, और क्या सेम इधर वाले का भी होगा क्या B इंटू एच, और सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा L, और ये हाइट अगर h है तो मुझे बताओ 2 बार तो आ गया L इंटू बी, 2 बार आ गया B इंटू एच, और 2 बार अपने पास आ गया H इंटू एल। क्या हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 2 को कॉमन ले सकते हो। और याद रखना छत को और फर्श को अगर हटा दिया जाए तो कमरे के लिए यूज करेगा तो वो कहेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, दोनों बात एक ही है, एरिया ऑफ फोर वॉल या लेटरल सरफेस एरिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। याद रखिए एक ही बात है, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल अपने पास है वो अपने पास ये ही होगा, और वो क्या होगा एरिया ऑफ फोर वॉल, जिसमें बेस का L इंटू बी और छत का L इंटू बी हटा दोगे तो L इंटू बी अगर मैं हटा दूं तो बचा क्या, ये दोनों बचे, और इनसे H कॉमन भी आ रहा है, तो यहां से H कॉमन लेके थोड़ा सुंदर सा इस प्रकार से लिख दो B इंटू एच, H इंटू एल, तो H मैंने कॉमन ले लिया, ये लीजिए। ये अपने पास लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपने पास बन गया है। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए मैं कंप्लीट बेसिक आप लोगों को जिस चीज की जरूरत है ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको कम से कम 4 से 5 बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और साथ साथ यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम या जो स्टेट लेवल एग्जाम देते हो वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, ये याद रखिए आप लोग।
मुझे बताइए, ये समझाता हुआ भी जा रहा हूं ताकि फॉर्मूले रटने तो है ही हैं, लेकिन मैं साथ साथ समझाता हुआ भी आप लोगों को जा रहा हूं। इसके वॉल्यूम या आयतन का अपने पास फॉर्मूला जो होगा, वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला अभी भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है अपने पास, वो जो होगा वो अपने पास होगा आधार का क्षेत्रफल एल इंटू बी, क्योंकि एक रेक्टेंगल है और ऊंचाई से गुना कर दोगे तो एरिया ऑफ बेस हो गया एल इंटू बी इंटू एच, तो ये अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। और इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा, इसके विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा, वो अपने पास होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका अपने पास रूट होता है, ये लीजिए, ये इसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये इसके डायगोनल का फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा प्रत्येक बच्चे को। एक बात और आप लोग ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, कभी कभार एक अपने पास यहां से ये फॉर्मूला है किसका, अपने पास अलजेब्रा का, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस अपने पास 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये चीज आप लोग याद रखिए, एल इंटू बी इंटू एच इंटू एल टोटल सरफेस एरिया है। तो कभी कभार छोटा सा क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कि एल बी और एच अलग अलग देने के बजाय एक तो हम लोगों को तीनों का सम दे देता है, बोलता है एल बी और एच का जो सम है एल प्लस बी प्लस एच मान लीजिए 10 है, और इसका डायगोनल मान लीजिए अपने पास यहाँ पर 8 है। ये सारी चीजें देने के बाद हम लोगों को बोलता है कि अब आप लोग एल स्क्वायर अपने पास डायगोनल ये दे दिया, और अब बोलता है इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम दे देगा और एक डायगोनल दे देगा, और वो कहेगा कि अब टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एल प्लस बी प्लस एच का मान कितना होगा 10 का स्क्वायर, डायगोनल अगर 8 है तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर क्या 64 हो गया है क्या, प्लस आगे ये तो चल ही रहा है, और इसी को क्या टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे क्या। तो बहुत सारे बच्चे फिर फंस जाते हैं, इसलिए इस चीज को आप लोग याद रखिए, 100 में से 64 माइनस करोगे तो 34, और ये इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया लिख सकते हैं, ये लीजिए। तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम आ जाएगा, और अपने पास साथ साथ क्या होगा, साथ ही अपने पास यहाँ पर डायगोनल दे देगा। डी का मान 8 है तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 64, और 10 का स्क्वायर 100, घटा लिया 64, तो ये टोटल सरफेस एरिया ही तो है ये अपने पास। तो ये अलजेब्रा का ये फॉर्मूला हम लोग काम में लेंगे। यहां पर फेस कितने हैं, टोटल इसके जो फलक हैं वो तो 6 हैं, लेकिन 3 टाइप के होंगे। टोटल अपने पास जो फेस हैं वो तो कितने हैं, तो आप लोग कहोगे सर 6 फेस हैं, लेकिन होंगे कितने टाइप के, तो याद रखिए वो 3 टाइप के होते हैं। टोटल फेस अपने पास 6 होते हैं, लेकिन होते कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। तो 3 टाइप के जो फेस अगर अपने पास हैं उनका एरिया अगर हम लोगों को दे दे, और उसके बाद अगर हम लोगों को वॉल्यूम पूछ ले, 3 टाइप के जो फेस हैं उनका एरिया हम लोगों को दे दे और उसके बाद वॉल्यूम अगर पूछ ले, होते तो 6 हैं, जैसा नीचे होगा वैसे ही ऊपर होगा, जैसा साइड में होगा वैसे इस साइड होगा, जैसा सामने होगा वैसे ही पीछे होगा, लेकिन तीनों का एरिया दे दिया। मान लो पहले का x है और दूसरे का y है और तीसरे का z है, तो इन तीनों को इनटू करके हम लोग रूट ले लेंगे तो भी वॉल्यूम आ जाएगा। कभी कभार तीनों फेस का हमें एरिया देगा कि 3 टाइप के जो फेस होते हैं उनका एरिया ये है, अब वॉल्यूम बताओ, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग रूट लेते हैं तो अपने पास आंसर आ जाएगा। याद रखना सर ये कैसे आता है, समझा देता हूं। मुझे बताओ, ये वाला फर्श का क्षेत्रफल मान लो x है, तो x का मान क्या l इंटू बी होगा क्या। ये मान लो इधर वाली दीवार का क्षेत्रफल y है, तो y का मान क्या b इंटू एच होगा क्या। और सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल मान लो h है, तो h बराबर l इंटू क्या b l इंटू एच होगा क्या। जैसे ही सभी को इंटू करोगे तो इधर आ जाएगा एक्स वाई जेड, और इधर आ जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो एल बी और एच की जगह तो आप लोग वॉल्यूम लिख सकते हो, लेकिन ये सभी का स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड है, तो वी का मान क्या रूट एक्स वाई जेड हो जाएगा क्या। ये बात मैंने समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले ये फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट भी आकर 2 मिनट में भी बता सकता हूँ कि भाई ये फॉर्मूला रट लेना, तुरंत मुझे इतनी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चा फिर रट नहीं पाता, वो बार बार भूल जाता है। तो मेरी आदत है आपको मैं बेसिक के साथ सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलूं। हाँ और ना बताइए, क्या पहला पॉइंट आप लोग सभी बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से क्या समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग पहला पॉइंट समझ पाए हैं।
धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, थ्योरी इतनी है, इसके बाद किसी भी चीज को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। थ्योरी सिर्फ इतनी है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। अब मैं आपको लैंग्वेज में क्वेश्चंस नहीं ला रहा हूं, लेकिन वो थ्योरी का भी पार्ट बोल सकते हो, लेकिन उसमें आपका इतना मतलब दिमाग चलना शुरू होना चाहिए, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं आपको क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ा रहा हूं, कल मैं आपको सिलेंडर पढ़ाऊंगा, परसों मैं आप लोगों को कोन पढ़ा दूंगा, अगले दिन मैं आप लोगों को स्फेयर और हेमिस्फेयर पढ़ा दूंगा। और यही है आपके सिलेबस में, रेलवे वाले बच्चे या यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए यही है सिलेबस में। और उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा बहुत सारे, तो फिर कोई भी क्वेश्चन पीवाईक्यू करना वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, उसको आप लोग खुद देखना। देखिए, कोशिश करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बढ़िया बढ़िया चीजें आप लोगों को बताता हूं, जिससे आप लोगों का दिमाग खुले और चीजें आपकी क्लियर हों। यहां से देखिए, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से है, एक अगर अपने पास क्यूब है जिसकी साइड मान लीजिए ए है, एक क्यूब है जिसकी साइड जो है वो अपने पास मान लीजिए ए है, एक क्यूब है जिसकी साइड अपने पास ये लीजिए ए है, इसके पास एक और अगर क्यूब रख दूं जिसकी साइड अपने पास ए हो, इसके पास एक और अगर मैं क्यूब रख दूं जिसकी साइड जो अपने पास हो वो कितनी हो, ए हो, तो क्या अपने पास यहां से एक क्यूबॉइड बन जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर क्यूबॉइड बन जाएगा। इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम अगर पूछे, कभी भी वॉल्यूम पूछे, तो एक का वॉल्यूम निकालकर दो से गुना कर दो, क्योंकि दो क्यूब है, एक का वॉल्यूम ए का क्यूब होता है और उसको गुना करोगे दो से, तो दोनों आकृतियों का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो मुझे बताइए कि क्यूबॉइड नहीं बन गया है क्या? तो आप कहोगे सर जरूर क्यूबॉइड बन गया है। और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया अपने पास क्या होता है? 2 इंटू अपने पास यहां पर एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया। तो एल का मान 2a इंटू ए, बी का मान a इंटू ए है, प्लस एच का मान a इंटू 2a अपने पास है, ये लीजिए। तो ये अपने पास हुआ 2 इंटू 2a² प्लस अपने पास a² प्लस 2a², 2 2 4 और 5, तो आंसर कितना आ गया? 10a²। इस प्रकार से आप लोग एक क्यूबॉइड बना लो और क्यूबॉइड बनाकर इस चीज को सोल्व कर लो, पहला तरीका। दूसरा मेथड, इस टाइप नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे नहीं सोचते हम लोग। ऐसे क्वेश्चंस करने का जो कॉन्सेप्ट या तरीका जो होता है वो अपने पास ये होता है कि जो भी दो फेस मिल गए हैं उनको हम लोग नहीं लेते टोटल सरफेस एरिया में। जो भी दो फेस अगर टच हो गए हैं तो उनका टोटल सरफेस एरिया हम लोग नहीं लेते। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके टोटल 6 फेस थे, एक फेस तो मिल ही गया है, तो बचे कितने? 5, और इधर वाले के भी कितने बचे? 5। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए एक फेस का जो एरिया होगा वो तो a², और टोटल क्या 10 ही फलक बचे हैं क्या? 5 उधर वाले के और 5 इधर वाले के। तो ये जो अपने पास आ गया है, ये टोटल सरफेस एरिया अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात तो हम लोगों को समझ में आई है कि टोटल सरफेस एरिया हमने कैसे लिख लिया। जैसे कोई बढ़िया क्वेश्चन अगर आपके सामने बना तो इस प्रकार से भी अपने पास बन सकता है कि अपने पास 3 हो। थोड़ा छोटा बनाता हूं ताकि जगह थोड़ी सी रहे अपने पास। यहां पर 3 क्यूब हैं, तो अब बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? अगर 3 क्यूब अपने पास हो तो इनका टोटल सरफेस एरिया जो अपने पास होगा वो कितना होगा? अगर 3 क्यूब हम लोग रख दें तो जिसकी साइड ए ही है, वहां अज्ञात में जो साइड अपने पास आएगी वो 10 15 12 20 ऐसे कुछ आ जाएगी। तो अब मुझे बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया जो अपने पास होगा, ये साइड अगर ए है तो बताओ इस आकृति का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? तो ऐसी आकृति का टोटल सरफेस एरिया मुझे बताओ, इसके 5 फेस 6 थे, एक तो टच हो ही गया, तो क्या 5 बचे क्या? बीच वाले के कितने बचे? क्या 2 फेस जो टच हो जाते हैं उनको नहीं लेते? बीच वाले के क्या 4 ही फेस बचेंगे क्या? और इसके कितने बचेंगे? 5।
ये एक टच हुआ है तो 5, इसका एक टच हुआ है तो 5, और बीच वाले के तो 2 टच हो गए, तो क्या उसके 14 ही 4 ही बचेंगे क्या? तो 5 और 5 10 और 4 14, तो एक सरफेस एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, तो 14 का मुझे बताइए कितना होगा? तो इसका टोटल सरफेस एरिया इस आकृति का ये कितना होगा? 14 ए स्क्वायर। ये लो, ये अपने पास एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और बहुत बार क्या होता है, एसएससी का क्वेश्चन सीडीएस में, सीडीएस का क्वेश्चन एसएससी में, एसएससी का क्वेश्चन रेलवे में, रेलवे का क्वेश्चन एसएससी में, ऐसे घूमता रहता है। तो कोई भी जरूरी नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से अगर अपने पास आकृति बना दी जाए कि जैसे एक क्यूब अपने पास है, ये लीजिए एक क्यूब अपने पास, इसके इस साइड भी अगर एक क्यूब रख दिया जाए, ये लो, और इसके इस साइड भी एक क्यूब रख दिया जाए, इसके ऊपर भी एक क्यूब रख दें, ये सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऊपर भी एक क्यूब रख दें, तो आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा खुलना चाहिए ताकि चीजें आप लोगों को समझ में आए। इसके ऊपर भी अगर हम लोग एक क्यूब रख दें इस प्रकार से, तो बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया अपने पास कितना होगा? टोटल 5 क्यूब रख दिए, तो इसके कितने बचेंगे? 5, इसके 5, इसका भी एक फेस टच हो रहा है 5 और 5, तो ये तो हो गया 20। बीच वाले के कितने फेस बचे? तो आप कहोगे सर बीच वाले के तो 2 ही फेस अपने पास बचे हैं, तो 5 है, 5 है, 5 और 5 है 20, और बीच वाले के 2 बचे, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 22 ए स्क्वायर होगा? क्या अब तो आप लोग ये चीज समझ नहीं है कि भाई एक फेस अगर टच हो गया है तो अपने पास 5 इसके बचे, 5 इसके, 5 इसके और 5 इसके 20, और बीच वाले के तो 4 फेस टच है चारों तरफ, सिर्फ 2 ही बचेंगे। जो टच हो जाता है उसका सरफेस एरिया नहीं लेते, तो अपने पास टोटल क्या 22 ए स्क्वायर अपने पास आ गया। क्या अब तो इस बात को मुझे बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? इसको हम लोग करते चलेंगे, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं। फिर जैसे क्वेश्चंस करेंगे उसमें मिक्स क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को और बढ़िया लगना शुरू होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो पेज अपने पास है 3 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अगर कभी भी किसी क्यूब को अगर आप लोग कट करते हो, अगर यहां से कोई भी क्यूब अगर अपने पास है, ये अपने पास एक क्यूब था मान लीजिए, और इसको हमने बीच से, इसकी साइड अगर ए है, यहां पर इसकी साइड अगर ए है, इसको बीच से अगर कट कर दिया जाए यहां से, इसको मैं इस प्रकार से काट रहा हूं और काट कर थोड़ा सा ऊपर उठा रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। बीच से अपने पास इस प्रकार से काट दिया और काट कर थोड़ा सा मैं ऊपर उठा रहा हूं। ऐसा नहीं कर रहा कि काट के मैंने बीच से फेंक दिया इसको, वो तो सिर्फ समझाने का तरीका अपने पास है। इस टाइप से मैंने सिर्फ इसको काटा है और काट के मैंने ऊपर की तरफ उठाया है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। तो जैसे इसको काटते हो तो बताओ कितने स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा? तो आप लोग कहोगे सर 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा। जैसे ही आप लोग अगर इसमें एक कट लगाते हो, छोटी सी बात मुझे बताओ, जैसे ही इसमें अगर एक कट लगाते हो तो एक स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा 2 का? आप कहोगे सर 2 का बढ़ेगा, एक तो नीचे वाले पार्ट का एरिया बढ़ेगा और एक ऊपर वाले के साथ भी बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन में 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ता है। अगर एक कट लगाते हो तो टोटल सरफेस एरिया पहले जो भी था 6 इंटू ए स्क्वायर, उसमें 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ जाएगा 2a स्क्वायर, ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। आया हुआ क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर अगर नो कट लगा दिए जाएं तो अब बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो जैसे ही आप लोग कभी भी अगर नो कट लगाओगे तो जो भी पहले टोटल सरफेस एरिया था कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो नो कट लगाते ही 18 स्क्वायर का एरिया अपने पास ऐड हो जाएगा। ये चीज याद रखना, एक कट लगाते ही एक साथ कितने स्क्वायर का एरिया बढ़ता है? तो 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ता है। इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अगला कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो इसमें बन सकते हैं, जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो पहले से ही मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं ताकि क्वेश्चन आते ही आपका दिमाग तुरंत चलना शुरू हो, उसमें बहुत देर तक आप लोग नहीं सोचो कि किस प्रकार से और कैसे बनेगा।
जैसे एक क्वेश्चन और अगर मैं पूछूं, पहले वाला जैसे हम लोग मिक्स कर रहे थे, उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कभी भी एक स्क्वायर है जिसकी साइड अपने पास ए है, एक जो स्क्वायर है उसकी साइड मान लीजिए ए है, और इसके पास एक और स्क्वायर रख दिया जिसकी साइड अपने पास बी है, लेकिन बी का मान ए से छोटा है, ये ए है, और इसके पास एक और स्क्वायर हमने रख दिया है। मुझे एक बात बताइए, यदि हम लोगों ने इसके पास एक और स्क्वायर रख दिया, मान लीजिए जिसकी जो साइड अपने पास है वो अपने पास बी है, और ए ग्रेटर देन अगर बी हो, कभी भी ए ग्रेटर देन अगर बी हो, अब पूछ ले कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। पहली बात वॉल्यूम पूछ ले तो वॉल्यूम सीधा सीधा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों का वॉल्यूम आ गया। छोटे वाले का वॉल्यूम है ए क्यूब, बड़े वाले का वॉल्यूम है बी क्यूब, तो कभी भी आपसे अगर वॉल्यूम पूछ रहे तो उसमें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दोनों का वॉल्यूम आप लोग जोड़ दीजिए, ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं तो आपसे पूछना, समझाना या कहना ये चाह रहा हूं कि मुझे चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो क्या टोटल सरफेस एरिया में अब की बार इसका फेस क्या पूरा को कवर कर रखा है क्या? नहीं। तो इसके फेस कितने होंगे? तो आप लोग कहोगे सर इसके फेस बचे 5a², और इसके फेस कितने बचे? 5b²। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, 5a² प्लस 5b², यहां तक तो बिल्कुल अपने पास ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है, क्या ये तो आप लोगों को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा क्या आपकी बार? बताओ, ये बात क्या समझ पा रहे हो कि इसके बाहर से ये थोड़ी जगह अपने पास बच जाएगी? इस वाले भाग का क्षेत्रफल अपने पास क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरफ से अगर देखोगे, याद रखिए अब की बार दोनों बराबर नहीं है। पिछली बार तो ए साइड का ही रखा था, अब की बार बी का मान ए से छोटा है, तो इस साइड से अगर ये चीजें आप लोग देखते हो तो ऐसा आपको दिखाई देगा। इस साइड से अगर आप लोग देखोगे तो एक इसकी साइड अपने पास ए है, अगर इधर से आप लोग देखते हो ऐसे तो ये अपने पास ए है, और ये वाला अपने पास बी है जो इसके ऊपर एक और क्यूब आपने चिपका रखा है, ये अपने पास बी है। तो क्या अब की बार बाहर 5 फेस इसके बचे, 5 फेस इसके बचे, लेकिन इसके साथ क्या ये वाला भाग तो मुझे बताइए क्या आप लोगों को लेना ही पड़ेगा क्या? इसका एरिया तो अब की बार आएगा ही आएगा, आपको सरफेस एरिया में ऐड करना ही पड़ेगा। और बताओ इसका एरिया क्या होगा? तो इसके एरिया के लिए बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से a² में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया घटा दो, तो अपने पास ये रेड वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो इसको और जोड़ दो, a² माइनस b² जोड़ दीजिए, तो अपने पास 6a² प्लस 4b²। तो ये अपने पास यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया अपने पास आ गया है, जो आप लोगों को याद रखना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये चीजें एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएंगी, जैसे 10 और 5 हम लोगों को दे देगा, और यहां पर हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग यहां पर ए और बी मानकर सोल्व कर रहे हैं। इससे आपका दिमाग खुलेगा, छोटी छोटी चीजें मैं सारी की सारी आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है अपने पास 5 नंबर, मुझे एक बार बताने की कोशिश करना, सभी लोग ध्यान से समझना और सीखने की कोशिश करना। जहां पर भी आप लोग बैठे हो आंसर जरूर देना, जो भी आप लोगों का आंसर हो। अगर एक स्क्वायर जिसकी साइड 10 है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड अगर अपने पास 10 है, तो मुझे एक बात बताइए, यहां से 2 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर अगर काट कर बाहर निकाल दिया जाए, 2 सेंटीमीटर इसकी साइड है, ये काट कर अगर बाहर निकाल दिया जाए, तो बताओ रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये बात मुझे बताना आप लोग। जो अपने पास रिमेनिंग पार्ट है उसका जो एरिया अपने पास होगा वो मुझे बताइए डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? ये बात बताना सभी लोग मिलकर कि क्या होगा, आपको क्या लगता है? अपना अपना आंसर सोच लीजिए। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से 60% का आंसर ये होता है कि सर एरिया अपने पास यहां पर इंक्रीज होगा। कुछ बच्चों को 60-70% की गारंटी ले रहा हूं कि आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि एरिया यहां पर इंक्रीज होगा, क्योंकि बच्चा सोचता है ही नहीं सर आपको कैसे पता, हमारा आंसर यही था, क्योंकि मैं ऑफलाइन
बहुत पढ़ाता हूं भाई, और ये क्वेश्चन मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूं, तो 60-70% का आंसर होता है कि एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा कैसे भाई? बड़े वाले के एरिया में से जो आपने काट कर बाहर निकाल दिया 100 है, उसमें से आप लोग 2 का स्क्वायर 4 माइनस कर दोगे तो 96 ही तो बचेगा। फिर मैं बच्चों को बोलता हूं बस आप लोग तो मेहनत करके, जिन लोगों को लगता है एरिया बढ़ेगा, आप तो अपनी पूरी मेहनत करके एक छोटा सा काम कर लो, एक 100 वर्ग गज का प्लॉट खरीद लो किसी भी शहर में, और जो भी बंदा है उसमें से काट काट के देते रहो, क्योंकि जैसे ही काट के किसी को दोगे आपका एरिया तो बढ़ जाएगा, फिर किसी को काट के दोगे फिर से एरिया बढ़ जाएगा। तो जिंदगी में आपको कभी काम करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ एक छोटा सा प्लॉट खरीदने की जरूरत है, और काट काट कर देते रहोगे, जितना दोगे उतना एरिया बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, एरिया बढ़ जाएगा एक गलत आंसर है, एरिया बढ़ेगा नहीं, एरिया डिक्रीज होगा। लेकिन क्वेश्चन अपने पास मैं पूछ रहा हूं, अब ध्यान देना आप लोग, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं पूछूं कि परिमाप में क्या इफेक्ट होगा, पेरीमीटर में क्या इफेक्ट होगा, तो याद रखना पेरीमीटर या जो परिमाप होता है उसका आंसर बच्चा दे देता है पहले ही। जो परिमाप अपने पास होगा वो यहां पर डिक्रीज होगा। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। जो परिमाप अपने पास होगा, पेरीमीटर जो अपने पास होगा, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, हमेशा जरूरी नहीं, लेकिन इस आकृति में इस प्रकार से परिमाप जो है वो अपने पास डिक्रीज होगा। याद रखिए कैसे, देखिए परिमाप पहले था कितना, अपने पास 40 था, तो ये एक साइड तो कट के बाहर गई, ये वाली एक साइड कट के बाहर गई, तो मुझे बताइए एक साइड तो कट के बाहर गई, लेकिन अंदर की तरफ क्या अपने पास 3 साइड बच गई हैं क्या? तो ये जो 2 तो माइनस करोगे और इसकी जगह नीचे की तरफ 2 नया बन गया, तो परिमाप पहले कितना था 40। ध्यान से समझना, पहले जो पेरीमीटर था वो कितना था 40 अपने पास था, 40 में से ये 2 कट के बाहर जाएगा तो घटा दो, लेकिन ये 2 जुड़ेगा तो वो तो 40 ही रहना है। 2 और 2 नया कितना जुड़ जाएगा, तो ये अपने पास 4 नया जुड़ जाएगा। तो परिमाप हमेशा तो जरूरी नहीं, लेकिन इस कंडीशन में पेरीमीटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा। अब सर ये बात जो आपने बताई है थोड़ा सा कम समझ में आया। देखिए इसका जिस बच्चे का दिमाग थोड़ा सा चलता है, ध्यान से सुनना, जिसको थोड़ा लगता है कि सर मेरा मैथ्स में ठीक ठाक है, एवरेज के आसपास में हूं, तो वो तो इसको समझ सकते हैं कि परिमाप पहले 40 था, 10 गुना 4 40, ये 2 तो माइनस होगा और ये नया 2 नीचे बन गया, तो ये माइनस हुआ और ये 2 जुड़ गया तो 40 ही रहना है। 40 में से 2 माइनस और 2 नया बन गया तो 40 ही। लेकिन क्या ये वाला 2 और ये वाला 2 नहीं जुड़ेगा क्या? तो आप कहोगे पक्का जुड़ेगा सर, तो अपने पास 4 जुड़ गया तो 44। लेकिन जिनको लगता है सर हमारा थोड़ा सा कम चलता है, 3D में हम लोग नहीं सोच पाते, तो उस बच्चे के लिए मैं तरीका ये बताता हूं कि आप लोग दोनों आकृतियों का आप लोग टोटल जो भी परिमाप पूछा तो टोटल ये कितना होगा, पहले वाले का लिख लो 4 गुना 10, बिल्कुल ठीक है। और ये कितना होगा रेड वाले का 4 गुना 2, 4 गुना साइड अपने पास, बिल्कुल ठीक है। बताओ कितनी साइड कट के बाहर गई, पहले ओरिजिनल बड़ी का और जो छोटी काट कर बाहर निकाल रहे हो, कितनी साइड कट के बाहर गई? तो आप कहोगे सर 2 साइड, एक साइड कट के बाहर गई है ये वाली, क्योंकि आगे वाला पॉइंट समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। एक साइड कट के बाहर गई तो 4 में से एक साइड तो कट के बाहर गई, वो तो कर दो माइनस। 4 साइड थी, एक गई तो बची कितनी, 3 गुना 2 अपने पास बचेगा, तो 40 माइनस 2 प्लस का 6 सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 44। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से देखिए। मान लो एक स्क्वायर है जिसकी साइड अपने पास 10 है, जरूरी तो ना यहीं से काटे, वो इस कोने से भी काट सकता है। मान लो 2 सेंटीमीटर का ऐसा हम लोगों ने यहां से एक स्क्वायर काट के अगर बाहर निकाल दिया तो एरिया तो घटेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं परिमाप की। यहां पर मुझे बताइए परिमाप की अगर मैं बात करूं, पहले स्क्वायर था और ये हमने काट के बाहर निकाल दिया, तो पेरीमीटर पर क्या इफेक्ट होगा? तो मैं फिर बता रहा हूं, परिमाप सबसे पहले ओरिजिनल आकृति का परिमाप लिख दो, तो आप लोग ओरिजिनल आकृति का परिमाप कितना होगा 4 इंटू 10। इसमें से पिछली बार तो एक साइड कट के बाहर गई थी, अब की बार मुझे बताओ कितनी साइड कट के बाहर जाएंगे? तो पहले तो इसका और फिर दूसरा इसका, 4 इंटू 2 जो काट कर बाहर निकाल रहे हो, दोनों अलग अलग लिख लो। अब मुझे बताइए यहां से कितनी साइड कट के बाहर गई? तो आप कहोगे सर 2 साइड कट के बाहर गई, 2 इंटू 2।
साइड थी कितनी, 4 साइड थी, 2 कट के बाहर चली गई तो बची भी कितनी, रिमेनिंग को जोड़ दो। 4 साइड थी, एक कट के अगर बाहर गई तो 3 बची हुई को जोड़ दो, यहां 2 कट के बाहर गई तो बची हुई को जोड़ दो, तो 40 माइनस 4 प्लस 4, तो आंसर वापस परिमाप कितना आ गया, 40 ही अपने पास आ गया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि यहां तो बढ़ेगा लेकिन हमेशा बढ़ना जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि कहां पर आप लोग काट रहे हो, ये याद रखिए। क्या बात क्लियर हुई है क्या? या जिनका पहले थोड़ा बहुत चल रहा है तो ये 2 तो बाहर जाएगा और ये 2 नया बन जाएगा, ठीक है 40 ही रहना है। ये 2 नया माइनस करोगे, ये 2 नया ऐड करोगे तो फिर तो परिमाप पहले 40 था, 2 घटा 2 जुड़ गया, यहाँ 2 घटा 2 जुड़ गया, तो अपने पास सेम टू सेम ही रहना है। 2 घटा रहे हो 2 ऐड कर रहे हो, यहाँ तो 2 घटा रहे थे 2 ऐड कर रहे थे, तब तक तो 40 ही था, लेकिन ये दोनों तो अपने पास फिर जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, इसलिए अपने पास 44 हो गया। तो डिपेंड करेगा कि कहां पर आप लोग उस चीज को कहां से काट रहे हो, याद रखिए। तो सर ये 2D आपने अचानक कहां से पढ़ाना शुरू कर दिया? हम लोग तो 3D पढ़ रहे थे, 3D ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा बीच में चीजें समझाने के लिए ये बात तो हम लोगों को करनी पड़ेगी। देखो ध्यान देना आप, यहां से अगर कभी भी आप लोगों के पास एक क्यूब है, ध्यान से समझना, अगर कभी भी आपके पास मान लीजिए क्यूब है जिसकी साइड ए है, एक क्यूब है ये लीजिए, जिसकी जो साइड अपने पास है वो अपने पास मान लीजिए ए है, एक क्यूब है जिसकी साइड अपने पास ए है, ये लीजिए। अगर हम लोग यहां से इसमें से अगर हम लोग काट के बाहर निकाल दे एक क्यूब जिसकी साइड बी है, ये लो यहां से हम लोगों ने क्या किया, काट कर बाहर निकाल दिया एक क्यूब जिसकी जो साइड अपने पास थी वो अपने पास बी थी, ये लो। अब बताओ अगर रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम पूछे, ध्यान से सुनना, रिमेनिंग जो पार्ट अपने पास ये क्यूब यहां से काटा है, रिमेनिंग का अगर अपने पास यहां पर क्यूब वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम का तो सीधा तरीका है, पहले जहां पर एरिया लगा रहे थे, बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटा रहे थे, अगर एरिया सीधा पूछे तो ऐसे यहां वॉल्यूम अगर पूछ ले तो बड़े वाले के वॉल्यूम में से आप लोग छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर लो। लेकिन जैसे वहां पर परिमाप पूछ रहा था, ऐसे यहां पर अगर कभी भी टोटल सरफेस एरिया पूछे तो आपके पास तरीका क्या होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो चीज अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से जान लो। आपको करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया अगर कभी भी पूछ रहा है वो, तो आप पहले एक जगह तो लिख लो ओरिजिनल आकृति का टोटल सरफेस एरिया, और एक जगह लिख लो जिसको काटा है उसका टोटल सरफेस एरिया। मुझे आप लोग बताइए अब की बार यहां पर कितने फेस, अगर कोने से काटकर बाहर निकाल रहे हो तो क्या ऊपर से, सामने से, दाएं से, क्या 3 फेस कट के बाहर चले जाएंगे क्या? तो टोटल 6 में से 3 फेस तो कट के बाहर गए, वो तो कर दो माइनस। टोटल था कितना, 6, 6 में से 3 गए तो बचे कितने, तो आप कहोगे सर 3, उसको आप लोग जोड़ दो तो रिमेनिंग आकृति का टोटल सरफेस एरिया क्या अपने पास 6a² ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6a² होगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से ध्यान से समझना, वापस से फिर से मैं आपको समझाता हूं, कोशिश करता हूं समझाने की। ये जो अपने पास है इस प्रकार से, मान लीजिए ये अपने पास ए है, और अब की बार जो क्यूब काट कर बाहर निकाल रहे हो ना, वो इस कोने से नहीं काट रहे आप, ये जो कोना था उससे नहीं काट रहे हो आप, इस किनारे से काट रहे हो, यहां से आप जो है इस किनारे से काट रहे हो, ये लो, ये यहां से काटा और बाहर गया, काट दिया आपने। अब यहां से इसकी साइड अपने पास बी है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अगर कभी भी वॉल्यूम पूछे तो बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर लो और वो अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां लेकिन लगेगा, टोटल सरफेस एरिया पूछे तो अपने पास तरीका क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया का सबसे बढ़िया तरीका, सोचने का तरीका मैं सिखा चुका हूं। ओरिजिनल आकृति का लिख लो 6a², और जो काटकर आप लोग बाहर निकाल रहे हो उसका लिख लो टोटल सरफेस एरिया 6b²। अब मुझे बताइए अब की बार क्या 2 फेस कट के बाहर जाएंगे क्या?
जब किनारे से काट रहे थे, ऊपर, साइड, सामने और साइड में 3 कट के बाहर जा रहे थे। यहां से काटोगे तो क्या 2 ही फेस कट के बाहर जा रहे हैं क्या? तो 2 बाहर जाएंगे तो वो तो अपने पास होगा 2b²। और 6 में से टोटल 6 थे, 2 कट के बाहर गए तो बचे कितने? बचा हुआ हमेशा जोड़ दिया करो। सबसे बढ़िया तरीका, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में भी रहता है और चीजें हम लोग कर भी पाते हैं, और एक दो बार करोगे तो फिर 3D में आप लोग सोचना शुरू कर दोगे। कॉन्सेप्ट ये है, बताओ आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से समझना, वापस से देखिए। यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से है, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से अगर है, ये लीजिए, मान लो अगर हम लोग यहां से एक क्यूब काट के बाहर निकाल रहे हैं इसके फेस से, यहां से जो एक क्यूब है वो काट कर बाहर निकाल रहे हैं इसके एक फेस से। इसकी जो साइड है वो अपने पास बी है, और इसकी जो ओरिजिनल आकृति थी उसका अपने पास यहां से ए है। तो यहां से अब अगर टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना पड़े किसी भी बच्चे को, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको कभी भी निकालना है, तो एक तरीका है ओरिजिनल आकृति का निकाल लो, 6a² लिख लो, और अपने पास जो काट कर आपने बाहर निकाला है उसका लिख लो 6b²। वॉल्यूम का फॉर्मूला सर, वॉल्यूम सेम वही होता है, बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, याद रखिए। तो यहां से अब की बार कितने फेस कट के बाहर जाएंगे? एक फेस ऊपर से कट के बाहर जाएगा तो अपने पास b²। टोटल थे कितने? 6, एक बाहर गया तो ऐड कर दो, बचे हुए 4b²। तो क्या ये अपने पास 6a² प्लस 4b², क्या ये अपने पास बन जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग करते हैं जब भी कोई आकृति काटते हो तो इसको एक दो बार पढ़ोगे ना इन चीजों को, तो धीरे धीरे दिमाग चलना शुरू होगा, और फिर आप लोग अगर एक्स्ट्रा भी कोई नया क्वेश्चन भी अगर बन जाएगा उसको भी आप लोग खुद तैयार कर पाओगे। याद सिर्फ पहला पेज करना है, उसके अलावा ये चीजें सिर्फ आपको समझनी है। एक बच्चे को लगेगा सर पूरी बात तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपकी बातें हजम हो रही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि 3 फेस कट के कैसे बाहर जा रहे हैं। तो आप लोग जिस भी रूम में रह रहे हो वहां से एक चेयर को पकड़ो और कोने पर ले जाओ, और कोने पर चेयर पर खड़े हो जाओ। फिर देखो आप कितने फेस को टच कर सकते हो। क्या छत को टच कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। क्या एक दीवार को भी टच कर सकते हो क्या? बिल्कुल। और एक साइड वाली दीवार को भी टच कर सकते हो। तो जितनी दीवार को आप टच कर सकते हो, 3 अपने पास दीवार को, कोने पर 3 दीवार मिलती हैं, तो 3 दीवार को टच अगर कर पाओगे आप लोग 3 दीवार को, तो वहां से 3 फेस कट के बाहर जाएंगे। तो जो कट के बाहर गए वो -6 होते हैं, 3 गए तो बचे हुए 8, तो टोटल तो अपने पास ये आ गया। अब एक काम करो, उस चेयर को खिसकाओ वहां से, और जहां पर मेरा कैमरा लगा हुआ है या वहां पर ले आओ अपनी चेयर को बीच में, उस चेयर पर खड़े हो जाओ। तो अब देखिए आप कौन सी दीवार को टच कर रहे हो? एक तो छत को टच कर रहे हो और एक सामने वाली दीवार। क्या साइड वाले को टच कर रहे हो क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, इतना छोटा रूम भी नहीं होना चाहिए कि ऐसे करते ही साइड वाली टच होगी। तो सर मैं तो 4 को टच कर पा रहा हूं। थोड़ा सा लंबा कमरा है ऐसा आप लोग सोच लेना, ये चीज ध्यान रखना। और आपके हाथ भी जो हैं वो ऐसे नहीं कि बहुत लंबे हाथ, आपके कानून के हाथ हैं बहुत लंबे कि मैं तो सबको टच कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। थोड़ा दीवार तो है, थोड़ी दूर दूर है, तो आप सामने वाली दीवार और ऊपर वाली दीवार को ही टच कर पाओगे, या तो छत को या सामने वाली दीवार। तो छत और सामने वाली दीवार ये अपने पास यहां से 2 ही दीवार को टच कर पाओगे। जैसे एक क्यूब काटा और काट कर हमने बाहर निकाल लिया। यहां से ऐसे भी देख सकते हो, यहां कितने, जैसे इसको काटोगे तो कितनी अंगुलियों से पकड़ के बाहर निकालोगे? 3 से। यहां से कितने से बाहर निकालोगे? 2 से। या ये आप लोग चेयर पर जाकर खड़े हो जाओ, इसको प्रयोग करके देख लो, छत का और सामने वाली दीवार को। अब उस चेयर को खिसकाओ और कमरे के बीच में ले आओ, और चेयर पर खड़े होगे तो सिर्फ छत को टच कर पाओगे। तो ये मैंने यहां से काटा है। अब की बार यहां तो 2 अंगुलियों से टच करके बाहर निकाल रहे थे, अब की बार तो सिर्फ एक ही फेस को टच कर पाओगे। तो इसको काटने के बाद अंगुली के फेविक्विक लगानी पड़ेगी और फिर आप लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या आप लोग एक ही फेस को टच कर पा रहे हो क्या? तो वो तो जाएगा बाहर, और टोटल 6 होते हैं, एक गया तो बचे कितने? 5। ये तो था याद करने का तरीका। या जिनका थोड़ा सा चलता है भाई उनको मैं बताऊंगा, यहां से 3 फेस जाएंगे तो अंदर भी तो 3 बन गए, तो इफेक्ट ये आ गया। फिर से समझना, यहां से कितने कट के बाहर गए? 2।
तो जो ऊपर वाला होगा वैसा ही नीचे वाला होगा, जो साइड वाला होगा वैसा ही सामने वाला होगा, जो आगे है वैसा ही पीछे होगा। तो नए तो दो ही तो बने, छत बाहर गई तो फर्श बन गया, सामने वाले बाहर गया तो पीछे वाला बन गया। तो नए कितने बने? दो, तो दो हम लोग ऐड कर रहे हैं। यहां से छत बाहर गई तो फर्श बन गया, ये माइनस ये प्लस, तो ये तो इफेक्ट खत्म हो गया। नए कितने बने? चार, उन चार को हम लोगों ने जोड़ दिया। ये अपने पास तरीका होता है, अगर कभी भी क्यूब में से कुछ काटते हो तो इस टाइप का अपने पास कॉन्सेप्ट होता है। बताइए आप लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताना आप। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे की चीजें बार बार देखना भाई, इन चीजों को समझना जरूरी है। मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करता हुआ जा रहा हूं। यहां से अगर कभी भी किसी स्क्वायर के अंदर अगर सर्किल रखते हो, अगर आप लोग यहां से स्क्वायर के अंदर अगर कोई भी सर्किल रखते हो तो यह बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, स्क्वायर के अंदर अगर आप लोग सर्किल पुट करते हो तो यहां से यहां तक की दूरी जो होती है वो आर होती है, यहां से यहां तक की दूरी आर है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री है? तो आप कहोगे 90, और ये स्क्वायर अगर है तो ये पहले से 90। ये मैंने आप लोगों को स्क्वायर पढ़ाते टाइम ये बात बता भी चुका हूं, लेकिन यहां फिर रिलेट करवा रहा हूं चीजों से। तो ये रेडियस व टेंजेंट 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट 90 डिग्री, ये मैं ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा। और ये स्क्वायर है तो पहले से ही 90 है। तो मुझे बताइए क्या तीन कोण 90 होते ही क्या ये भी 90 होगा क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा। और ये दो साइड बराबर है, तो क्या अपने पास यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस अपने पास है वो मुझे बताइए, ये वाली जो दूरी अपने पास है वो दूरी, मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास √2r ही होगी क्या? तो इसके सेंटर से और सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी वो √2r होगी, याद रखिए। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी √2r होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 2D में है। लेकिन एक बात आप लोग यहां पर जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन बना तो जरूर बन सकता है। जरूर इस चीज को आप लोग याद रखिए। प्रत्येक बच्चा यदि कभी भी अपने पास 3D में अगर इसके अंदर बॉल आप लोग रखते हो, अगर 3D का डायग्राम अपने पास है, 2D था तो सर्किल हम लोग पुट कर रहे थे, और ये अगर है तो हम लोग एक बॉल पुट कर रहे हैं, याद रखिए, जो सभी फेस को टच कर रही है। आपका रूम अगर एक अपने पास क्यूब जैसा है तो उसके अंदर बॉल फिट करोगे तो छत को भी टच करेगी, फर्श को भी टच करेगी, सामने वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, और दोनों दीवार सभी को टच कर रही है। तो इसके सेंटर से 3D का क्योंकि डायग्राम है ये, तो इसके सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो कोने तक की जो दूरी होगी, अब की बार ये इसके सेंटर से कोने तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? √3r होगी सर्किल के लिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसके लिए अपने पास अगर स्क्वायर में सर्किल रखते हो तो अपने पास √2r, और अगर आप लोग क्यूब में कोई भी अगर अपने पास यहां पर कोई क्यूब है अपने पास, उसके अंदर बॉल रखते हो, ये दिख तो सर्किल रहा है लेकिन रियल में बॉल है, बॉल पुट कर रहे हो, तो सेंटर से यहां से इसके सेंटर से, किसके सेंटर से? सर्किल के सेंटर से और कोने तक की जो दूरी होती है वो √3r होती है। इस चीज को आप लोग याद रखना। तो आप लोग क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में इतनी चीजें आप लोग याद कर लीजिए। रेलवे या यूपी पुलिस एसआई का या जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे, कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो इससे बाहर आ जाए। पहले मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, 3D की थ्योरी बड़ी जल्दी कंप्लीट होगी, और उसके बाद इनके मिक्स क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आपके लिए ये चीजें और अच्छे से और ढंग से सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए आपके मोबाइल पर, तो टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव और व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही सिंकोरी का ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो सिंकोरी एजुकेशन पर ही मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।